हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका। तो दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से आज हम जानेंगे हड़प्पा संस्कृति, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके परिचय के विषय में हम जानेंगे, उसकी शहरीकरण, उसकी संरचनाएँ कैसी थी, एवं उसके साथ साथ कुछ प्रमुख स्थल को भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें और कुछ टॉपिक को हम कवर करेंगे। फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो लिखा है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पीरियड की हम बात करें तो इसका समयावधि है 2500 से लेकर 1500 BC यानी कि ईसा पूर्व, इसका पीरियड है। लिखा है यहाँ पर इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उपयुक्त नाम देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका कारण यह है कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था और प्रथम अवशेष यानी कि फॉसिल्स हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। इसकी खोज 1921 AD में डॉक्टर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इसका हमने आपको कारण बताया कि क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल से ही इसके सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया और इसकी खोज का श्रेय 1921 ईस्वी में डॉक्टर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास स्थित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अभी हमने देखा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उसके अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण यही है कि ये जो सभ्यता जहाँ पर विकसित हुई वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तो इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, यानी कि सिंधु नदी आपको मालूम है वहीं पर इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। नोट के माध्यम से हमने यहाँ मेंशन किया है कि अभी हमने आपको बताया कि परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया है। तो इसका क्या कारण है जो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम ये नहीं रह गया है, उस चीज़ को हम यहाँ बताने वाले हैं आपको। तो लिखा है यहाँ पर नोट के माध्यम से, कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम अब यह नहीं रह गया है। इसका कारण यही है कि पहले तो हड़प्पा से अवशेष प्राप्त हुए थे, उसके साथ साथ कुछ अन्य जगहों से भी अवशेष प्राप्त हुए, इसीलिए अब इसका उपयुक्त नाम ये नहीं रह गया है। और कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच सरस्वती नदी पाई जाती है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कुछ विद्वान कहते हैं। आगे हम देखते हैं। वैज्ञानिकों यानी कि IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 8000 ईसा पूर्व पुरानी बताया है, अर्थात यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी। यानी कि यदि हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 8000 ईसा पूर्व पुरानी है, अर्थात देखा जाए तो ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की आने से पहले ही ये अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक, आगे हम देखते हैं। यह हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, यानी कि हमने जो अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया वो जो हड़प्पा नामक स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि हमने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया है। आगे हम देखते हैं। सन 1853 यानी कि 1853 में एक महान उत्खननकर्ता और खोजी ब्रिटिश इंजीनियर कनिंघम ने हड़प्पा मोहर का पता लगाया। यानी कि 1853 में एक ब्रिटिश नागरिक थे, इंजीनियर थे, उनका नाम था कनिंघम। उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल को पहचाना, अर्थात वहाँ पर उनको एक मोहर प्राप्त हुई, उसी से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये हड़प्पा स्थल है, परंतु उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको जाने दिया। फिर बाद में डॉक्टर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में उस स्थल की यानी कि हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई और ये पता लगाया गया कि यहाँ पर एक सभ्यता विद्यमान है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा।
आगे हम देखते हैं सन 1922 में इतिहासकार R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम है, ने सिंध में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। यानी कि 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की और 1921 ईस्वी में डॉक्टर दयाराम सैनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मोहनजोदड़ो की स्थल खुदाई तो R.D. बनर्जी ने किया, ये बात सही है, परंतु 1931 ईस्वी में मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो के एक बड़े स्थल की खुदाई की गई। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो के बड़े स्थल खुदाई किसने की या किसने करवाई, तो मार्शल ने करवाई थी 1931 ईस्वी में। बाकी यदि नहीं पूछा जाता तो आप 1922 याद रखिए, R.D. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई करवाई गई। अगला है, यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखी गई है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब दोस्तों यहाँ आद्य ऐतिहासिक से तात्पर्य यही है कि जिस पीरियड का या जिस समय का हमें जानकारी तो है, परंतु उसके जो लिपियाँ प्राप्त हुई हैं या उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे हम पढ़ नहीं सकते। यानी कि हमारे पास लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हैं परंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये जो सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ हम बात करने वाले हैं शहरी योजना और संरचनाएं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजनाएं किस प्रकार थी और उसका संरचना किस प्रकार था, अब इसको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसी का हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा है यहाँ पर सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। यानी कि जो वहाँ के साक्ष्य, वहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि किस कारण से हम उसको नगरीय सभ्यता कह सकते थे, तो उसकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो लिखा है यहाँ पर, नगर के चारों तरफ नगर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्राचीर। दोस्तों यहाँ प्राचीर से तात्पर्य है पत्थर की दीवार, ना कि ईंट की दीवार, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीर से तात्पर्य है पत्थर की दीवार बनाई जाती थी और सड़कें जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर काटती थी। तो इसकी विशेषताएं हैं, आप इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम देखते हैं, चौड़ी और उत्तम सड़कों के किनारे नालियाँ बनाई जाती थी। यानी कि जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की थी। चौड़ी सड़कों के किनारे जो थी नालियों की व्यवस्था की गई थी कि जो बारिश के समय पानी जो है नालियों के माध्यम से बह जाए। घरों का निर्माण, घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। इनके जो दरवाजे थे वो गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुला करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग पहले कितने बुद्धिमान थे जो इन सब चीज़ों का उपयोग कर लिए थे, जो आज हम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। आगे हम देखते हैं, भवन 2 मंजिले भी थे। यानी कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की परंपरा बहुत पहले ही चल चुकी थी, जिसका नकल हम आज कर रहे हैं। तो भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे होते थे जो आज भी होते हैं। रसोई घर भी था यानी किचन भी था, स्नान घर बाथरूम था, आंगन की व्यवस्था की गई थी। ये सब सारी चीज़ें उनके नगरीकरण में विद्यमान थी। आगे हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान विशाल स्नानागार है। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए स्नानागार हैं उसको ये माना जाता है कि वहाँ का ये सबसे विशाल और सार्वजनिक क्षेत्र था स्नानागार, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से, ये पाकिस्तान में स्थित है। अब हम इसके एग्रीकल्चर के विषय में जानते हैं। अभी हमने इसके शहरीकरण के विषय में जाना, अब हम इसके एग्रीकल्चर यानी कृषि के विषय में जानते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, सिंधवासी बड़े पैमाने पर कृषि किया करते थे। यानी कि इनको कृषि की अद्भुत जानकारी थी और काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग कृषि का उपयोग करते थे। दोस्तों इसका कारण था कि सिंधु प्रदेश का उपजाऊ क्षेत्र, यानी कि जाहिर सी बात है जो सिंधु का प्रदेश था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो पानी की समुचित व्यवस्था थी जिस कारण इन लोगों को कृषि करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था हमने बताया आपको। आगे हम देखते हैं कि वो किस प्रकार की कृषि करते थे या कैसी फसलों को उगाया करते थे, उनको हम देखने वाले हैं। तो लिखा है यहाँ पर, वे चावल के उत्पादन से परिचित थे। यानी कि जाहिर सी बात है चावल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और नदी के किनारे सभ्यता स्थित थी तो भरपूर पानी की मात्रा उनको उपलब्ध थी, इसलिए वो चावल की खेती किया करते थे। उसके साथ साथ और भी फसलें उत्पादन करते थे, उसका हम अभी चर्चा करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। तो इसका साक्ष्य हमें लोथल व रंगपुर जो कि गुजरात में पड़ता है में मिला है, चावल के उत्पादन का साक्ष्य। आगे हम देखते हैं, गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। आगे है बाजरा,
यानी कि बाजरे की खेती लोथल से एवं सौराष्ट्र गुजरात से, और सरसों यानी कि जिसे रागी कहते हैं हिरोजिती गुजरात से इसके साक्ष्य मिले हैं। यानी कि बाजरे की खेती का साक्ष्य जो है लोथल एवं सौराष्ट्र जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरसों की खेती के साक्ष्य रोजिती गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे दोनों याद रखिएगा कि बाजरे का कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है और सरसों का कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे हम देखते हैं, सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। जाहिर सी बात है वो खेती करते थे तो हल का उपयोग तो करते ही होंगे, इसलिए वो हल के प्रयोग से परिचित थे। इसके साक्ष्य जो है कालीबंगा यानी कि जो राजस्थान में पड़ता है स्थल से हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हल के प्रयोग से वो परिचित थे। आगे हम देखते हैं, विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे। यानी कि कपास के उत्पादन में यदि हम बात करें तो जो सिंधुवासी थे उन्होंने सर्वप्रथम कपास का ही उत्पादन किया। इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन कहा, जो सिंध से ही लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास उगाने वाले सर्वप्रथम कौन थे, तो सिंधुवासी ही थे। और यूनानियों ने इस क्षेत्र को क्या कहा है कपास उगाने के कारण, तो सिंडन कहा है। और इस कपास के उगाने का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है या लहुरा देव ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो आप इसे दोनों याद रखिएगा कि कपास का साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ या लहुरा देव। यदि ऑप्शन में दोनों तो रहेगा नहीं, एक ही रहेगा, तो चाहे जो आ जाए आपको लगाना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, वहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कपास उगाने के। आगे हम देखते हैं, मिट्टी का बना हुआ खिलौने का हल का साक्ष्य जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर प्रांत में स्थित चोलिस्तान एवं भारत में हरियाणा राज्य के फतेहाबाद के ज़िले में स्थित बनमाली या बनावली से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो मिट्टी का बना हुआ खिलौने का हल प्राप्त हुआ है उसके साक्ष्य हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक, हमने स्थान को मेंशन किया है, आप इसे देख लीजिए। अब हम इसके पशुपालन को देखते हैं। तो दोस्तों पशुपालन ये लोग भी करते थे। तो लिखा है यहाँ पर, हड़प्पा के लोगों ने खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। यानी कि कृषि तो ये करते थे, उसके साथ साथ पशुपालन भी इन्होंने किया। तो किस किस पशुओं को ये लोग पालते थे, चलिए उसको हम देखते हैं। लिखे यहाँ पर, सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे परंतु वे इन्हें पाल ना सके, क्योंकि इनको पालने का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये लोग हाथी और घोड़े को पालते थे। परंतु ये है कि हाथी और घोड़े से वो लोग परिचित अवश्य थे। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। सुरकोतदा यानी कि गुजरात में पड़ता है से घोड़े के अस्थिपंजर व राणा घुंडई से गुजरात में जो पड़ता है से घोड़े के दांत या जिसे जबड़ा कहते हैं कि अवशेष मिले हैं। तो इन जगहों से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम बता सकते हैं कि वो लोग घोड़े से परिचित थे। आगे हम देखते हैं, सैंधववासी गैंडे से परिचित थे। यानी कि गैंडे को भी ये लोग जानते थे। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो आप इसे याद रखिएगा कि शेर वगैरह का कोई साक्ष्य में नहीं प्राप्त हुआ है कि वो लोग शेर से परिचित थे कि नहीं थे। आगे है, बैल भैंस बकरियां भेड़ और सूअरों का भी पालन किया गया। कुत्ते एवं बिल्लियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गधे एवं ऊँट भी पाले गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किन किन जानवरों को पालते थे और उनका उपयोग करते थे पशुपालन में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इनका हम उद्योग देखते हैं एवं व्यापार देखते हैं, यानी कि इंडस्ट्री और ट्रेड। तो सिंधवासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे, यानी कई प्रकार के उद्योग करते थे वो, अभी जैसे कि हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उनका सबसे जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। यानी कि जाहिर सी बात है वो कपास खेती करते थे तो उससे वस्त्र ही बनाएंगे, तो इसलिए उनका सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग ही था। वे सूती एवं ऊनी दोनों वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो कपास से तो वस्त्र बनाए जाते थे तो सूती हो गया, और इन्होंने भेड़ों का भी पालन किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊन के भी वस्त्र बनाएंगे, तो इसलिए वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किए। इसके अतिरिक्त सैंधववासी धातु उद्योग, गुरियामन का मूर्ति उद्योग, हाथी दांत उद्योग और ईंट उद्योग से भी परिचित थे। यानी कि इन सभी उद्योगों का उन्होंने उपयोग किया और उसका व्यापार भी किया। वे लोग नाव बनाने में भी दक्ष थे। बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण भी बनाते थे, यानी कि गहने वगैरह भी वो लोग बनाते थे। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिए। आगे हम देखते हैं कुछ और, अब इनके हम व्यापार को देख लेते हैं। तो सिंधुवासी के आंतरिक एवं वाय दोनों व्यापार उन्नत थे। इसके साक्ष्य वहाँ उपस्थित मुहरों एवं एक जैसी लिपि और वजन एवं माप से प्राप्त होता है। यानी कि इसके साक्ष्य हमें वहाँ पर उपस्थित मोहरों से, उसकी लिपियों से, और जो वहाँ पर कुछ वजन रूपी माप प्राप्त हुए हैं उनसे प्राप्त होता है कि वो लोग वहाँ एवं दोनों व्यापार करते थे। ठीक है, उन्होंने पत्थर धातु खाल आदि का काफ़ी व्यापार किया। वस्तु विनिमय प्रणाली उन द्वारा व्यापार किया जाता था। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, यानी कि ये लोग जो व्यापार करते थे राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ करते थे।
और इनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, क्योंकि उसमें पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु के बदले वस्तु के द्वारा ही व्यापार करते थे। अब इनके माप तौल देख लेते हैं। मेजर वेट, संदवासी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में बाढ़ प्राप्त हुए हैं, यानी कि खुदाई के दौरान हमें बाढ़ प्राप्त हुए हैं, जिससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि माप तौल भी वो लोग जानते थे। इससे यह पता चलता है कि सैंधव जन माप तौल की इकाइयों से भली भांति परिचित थे। माप के लिए वे विभिन्न पैमाने का उपयोग करते थे, जैसे हाथी दांत का पैमाना एवं मिट्टी का बना पैमाना, तो इन सभी पैमानों से वो माप तौल किया करते थे, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पर लोथल, जो कि गुजरात में है, सुतकोलदा ये भी गुजरात में है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, और गोदी भी। तो ये जो तीन हमने आपको बताया नाम, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बंदरगाह कौन से थे। उसके साथ साथ हम पुरास्थल को देख लेते हैं कि पुरास्थल में किसे कहेंगे, साइट। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों के जो अवशेष जिस जगह से हमें प्राप्त होते हैं, उस जगह को हम बेसिकली पुरास्थल यानी कि साइट कहते हैं। अब इसके साथ साथ हम इसके कुछ भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल एरियाज को देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पर हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ ट्रिपल स्टार भी लगाया है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 4 में से कोई एक दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन से भौगोलिक स्थल हैं या नहीं हैं, तो आप इसे याद रखिए। फर्स्ट है यहाँ पर मांडा, या इसे मादा भी कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि उत्तर दिशा में पड़ता है। आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है, पूर्व दिशा में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, अहमदनगर के पास, और दक्षिण दिशा में पड़ता है। सुतकागिंडोर बलूचिस्तान पश्चिम दिशा में है, तो आप इसे याद रखिएगा। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस किस दिशा में पड़ते हैं ये भी पूछा जाता है, और किस स्टेट में पढ़ते हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बलूचिस्तान। दैमाबाद को तो आप एक ट्रिक माध्यम से याद कर सकते हैं, दैमा यानी कि दक्षिण दिशा में, तो आप इसको स्ट्रिक्ट माध्यम से याद कर सकते हैं महाराष्ट्र में, नहीं तो 1-2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके भौगोलिक स्थल को और इसके शहरीकरण योजनाओं को, इसकी कृषि को, पशुपालन को कवर किया, और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 2 रहेगा, उस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इसके सामाजिक संगठन को, धार्मिक परंपराएं, कि किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, किस प्रकार करते थे, उसके साथ साथ इनकी लिपियाँ क्या थी, मुद्रा कैसी थी, तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।